ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 12वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। हुमायूं के मकबरे में शहंशाह बहादुर शाह जफर अपनी बेगम जीनत महल, शहजादा जमां बख्त, उसके 2 और बेटे और एक पोता मिर्जा अबू बकर ठहरे हुए थे। बहादुर शाह के समधी इलाही बख्श ने सबकी खैरियत और हर परेशानी से महफूज रखने का उन्हें वादा किया था। बहादुर शाह ने इसी भरोसे पर सेनापति बख्त खां के साथ जाना मना कर दिया था। कप्तान हडसन साहब, बहादुर शाह को गिरफ्तार करने का मौका आ गया है, जल्दी कीजिए। तुम क्या बकता है इलाही बख्श? हमको खबर मिला है कि वो बख्त खां के साथ जा रहा है, और तुम जानता है कि बख्त खां और उसकी फौज से हमको कितना डर लगता है। किस नामाकूल ने ये झूठी खबर दे दी? देर मत करो हडसन साहब, बहादुर शाह अपनी बेगम जीनत महल और बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में मौजूद है। बख्त खां ही रास्ते का कांटा था, उसे मैंने बड़ी खूबी से हटा दिया है। तो गोया बहादुर शाह दिल्ली से बाहर नहीं गया? हडसन साहब, बहादुर शाह दिल्ली से बाहर कैसे जा सकता है जब तक इलाही बख्श मौजूद है? आखिर उसे दिल्ली में रोके रहने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी कि नहीं? यस इलाही बख्श, अगर तुम सच बोलता है तो तुमने कंपनी के साथ जरूर वफादारी किया है। और हुजूर, इस वफादारी का इनाम भी तो देने का वादा किया था आपने। यस इलाही बख्श, तुमको इनाम जरूर मिलेगा। तो फिर देर न कीजिए हडसन साहब, आप हुमायूं के मकबरे में आइए और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लीजिए। देर किस बात की? ठीक है इलाही बख्श। तो फिर मैं चलता हूँ वहाँ हुमायूं के मकबरे में, तब तक मैं बहादुर शाह को बहला कर रखूँगा। हडसन साहब, वो मेरा इनाम जरूर मिलेगा इलाही बख्श, जरूर मिलेगा। इलाही बख्श, तुम कहाँ गए थे? कहाँ जाता हुजूर, फिरंगी साहिबों के पास आप सबकी जान बख्शवाने गया था। फिर आपकी बादशाहत, शान शौकत वो भी तो कायम रखनी थी हुजूर। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे हुजूर, वही जो मैंने चाहा। अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है हुजूर। देखो इलाही बख्श, माँ बदौलत ने तुम पर एतबार किया है अपना समझकर। ठीक ही किया है हुजूर, वरना वो कमबख्त बख्त खां। हाँ, वो अभी दिल्ली में है या? उसको जहन्नुम में जाने दीजिए हुजूर। आप तो अपनी देखें। अरे क्या बात है जवां बख्त, इस तरह घबराए हुए क्यों हो? खैरियत तो है? अरे कुछ कहो भी, बात क्या है? दगा, धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है।
कप्तान हडसन 50 सवार लेकर हमें गिरफ्तार करने आया है। क्या? इलाही बख्श, ये सब तुम्हारी चाल थी? इसीलिए तुम हमें बख्त खां के साथ जाने से रोकते रहे? तुम्हारी नमक हरामी की बातें तो हम पहले ही से सुन रहे थे, पर यकीन नहीं हुआ था। और आज जब यकीन हुआ तो बहुत देर हो चुकी है। लानत है तुम पर, खुदा की मार पड़ेगी तुम्हें। इस गद्दारी के लिए तुम्हें दोज़ख में भी जगह न मिलेगी। अभी इसी वक्त बख्त खां को इत्तला करो, कहो फौरन आए, बुलवाओ उसे। वो अपनी फौज लेकर जमुना पार चला गया है। बहुत देर हो चुकी है। हम दगाबाजी के जाल में फंस चुके हैं। उफ मेरे परवरदिगार, हमने कभी सोचा भी न था कि मीर जाफर एक बार फिर इलाही बख्श बनकर पैदा होगा। तभी कप्तान हडसन ने हुमायूं के मकबरे में पहुंचकर बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल और शहजादा जवां बख्त को इलाही बख्श की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया। इलाही बख्श चुपचाप सिर झुकाए वहां खड़ा रहा। कप्तान हडसन ने बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और शहजादा जवां बख्त को लाकर लाल किले में कैद कर दिया। मेरी राय है कि तीनों कैदियों को तुरंत कत्ल कर देना ही ठीक होगा। क्यों जनरल विल्सन? नो नो कैप्टन हडसन, ऐसा मत करना। जनरल विल्सन, बहादुर शाह बादशाह है। उसको मार देने से बागियों का मोरल डाउन हो जाएगा, वो हिम्मत हार जाएंगे। नो नो कैप्टन हडसन, तुम समझते क्यों नहीं है? बहादुर शाह बादशाह है, इसी वास्ते उसको कत्ल करना ठीक नहीं। उसको कत्ल करने से बागी गुस्से में आ जाएंगे, बगावत और जोर से भड़केगा। उसको कंट्रोल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज माय ऑर्डर, वो सिर्फ कैदी बनाकर रखे जाए। उसे बदला लेना है, ब्रिटिश आर्मी के खून का बदला। क्या बात है इलाही बख्श, कोई नई खबर? हडसन साहब, ये क्या किया? सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाए? अभी तो वहां बादशाह के 2 बेटे और पोता मकबरे में ही मौजूद हैं। उन सांप के बच्चों को क्यों छोड़ दिया? ओह गुड, वेरी गुड, वेल डन मिस्टर इलाही बख्श। वो मेरा इनाम याद है ना? तुमको इस वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। कप्तान हडसन अपने घुड़सवार सैनिकों को लेकर फिर से हुमायूं के मकबरे की तरफ चला, लेकिन उससे पहले इलाही बख्श वहां पहुंच चुका था। देखो, परेशान मत हो। शहनशाह, बेगम साहिबा और शहजादा जवां बख्त लाल किले पहुंच चुके हैं। हाँ, और वो वहां महफूज हैं। अंग्रेज अफसरों ने तुम लोगों के यहाँ रुकने का मतलब ये निकाला है कि तुम लोग बागी हो। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया है, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से उनके साथ निकल लो और लाल किले में जाकर आराम से रहो। उन शहजादों को रथ पर सवार कराकर कप्तान हडसन
अपने सवारों के साथ ले चला। जब शहर 1 मील रह गया तो कप्तान हडसन ने रथों को रुकवाया, तीनों शहजादों को रथों से उतरने के लिए कहा, उनके कपड़े उतरवाए और फिर अचानक अपने एक सिपाही की बंदूक लेकर 3 फायर में तीनों को वहीं खत्म कर दिया। गोलियां तीनों शहजादों की छाती में लगीं और वो हाय दगा कहकर वहीं ठंडे हो गए। इसके बाद कप्तान हडसन ने तीनों शहजादों के सिर काटे, उन्हें एक थाल में रखा, उस पर मखमली कपड़ा डाला और बहादुर शाह के पास ले गया। बादशाह के लिए कंपनी बहुत मेहरबान है। बहुत दिनों से कंपनी ने बादशाह को कोई नजराना नहीं भेजा। आज वो भेजकर कंपनी बादशाह की नजर खोलना चाहती है। सिपाही, थाल पर से कपड़ा हटा दो ताकि बादशाह कंपनी की नजर को ठीक से देख ले। अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने आया करती है। शहंशाह, क्या तुम्हारी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं? हडसन, शहंशाह रोया नहीं करते। इसके बाद तीनों शहजादों के सिर खूनी दरवाजे पर लटका दिए गए और उनके धड़ कोतवाली के सामने टांग दिए गए। अगले दिन इन तीनों लाशों को यमुना में भिगवा दिया गया। दिल्ली विजय के बाद कंपनी की सेना ने दिल्ली की जनता पर जो जुल्म किए उसे लॉर्ड एल्फिंस्टन के इस बयान से समझा जा सकता है जो उसने सर जॉन लॉरेंस को लिखा था। हमारी सेना ने जो अत्याचार किए हैं उन्हें सुनकर दिल फटने लगता है। बिना मित्र या शत्रु में भेद किए इन सिपाहियों ने सबसे एक सा बदला लिया है। लूट में तो हम सचमुच नादिर शाह से भी आगे बढ़ गए हैं। एक दूसरा इतिहासकार लिखता है, दिल्ली के बाशिंदों का कत्ले आम का खुला ऐलान कर दिया गया था। हम सुबह लाहौरी दरवाजे की तरफ गए तो चौंक गए। शहर मुर्दों का शहर बन गया था। कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आया। हर तरफ मुर्दों का बिछौना बिछा हुआ था। दिल्ली के पतन के बाद उन सभी जगहों में कंपनी की सेना पूरी ताकत से बदला लेने लगी जहां जहां क्रांति हो चुकी थी। कानपुर में जनरल हेवलक अपनी सेना लेकर पहुंचा। उसने वहां भारी रक्तपात किया। नाना साहब ने उसका मुकाबला करने को जो क्रांतिकारी सेना भेजी थी वो हार कर वापस लौट आई। हेवलक ने कानपुर पर फिर से कंपनी का अधिकार जमा लिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल का शासन था। बेगम हजरत महल की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार रसेल लिखता है, बेगम में भरपूर शक्ति और योग्यता है। बेगम ने हमारे साथ अनवरत युद्ध का ऐलान कर दिया है। इन रानियों और बेगमों की बहादुरी देखकर पता चलता है कि जनान खानों और हरम में बंद रहते हुए भी ये अपने अंदर काफी ऊर्जा और मानसिक शक्ति पैदा कर लेती हैं। हेवलक ने कानपुर की रक्षा के लिए थोड़ी सी सेना छोड़ दी और बाकी सेना लेकर 20 सितंबर को लखनऊ के लिए कूच किया। उसके साथ अब न केवल विशाल सेना थी बल्कि जनरल नील, आउटरम, कूपर और आयर जैसे अनुभवी 4 सेनापति भी थे।
23 सितंबर को कंपनी की सेना लखनऊ के पास आलमबाग पहुंच गई। आलमबाग में क्रांतिकारियों की एक पलटन ठहरी हुई थी। 2 दिन तक दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। लखनऊ की रेजिडेंसी में कुछ अंग्रेज क्रांतिकारियों से घिरे हुए थे, इसलिए 25 सितंबर को कंपनी की सेना ने आलमबाग से हटकर रेजिडेंसी की तरफ बढ़ना शुरू किया। चारबाग के पुल के पास क्रांतिकारी सेना ने उसे रोका। भारी संख्या में दोनों ओर के लोग मारे गए। जनरल नील भी यहीं मारा गया। फिर भी कंपनी की सेना पुल पार कर गई और बढ़ते बढ़ते रेजिडेंसी के अंदर पहुंच गई। लेकिन क्रांतिकारी सेना ने एक बार फिर रेजिडेंसी को घेर लिया और जनरल हैवलक तथा जनरल आउटरम वहां एक तरह से अपनी सेना के साथ कैद हो गए। उधर कलकत्ते में सर कॉलिन कैंपबेल कंपनी की सेनाओं का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त होकर आया। उसे लखनऊ का हाल मालूम हुआ तो वो एक विशाल सेना और तोपें लेकर लखनऊ के लिए निकला। उसकी सेना में इंग्लिस्तान, चीन, मद्रास और बंबई से आई नई नई पलटनें थीं। 14 नवंबर 1857 कैंपबेल की सेना शाम को लखनऊ के दिलखुश बाग पहुंची और 16 नवंबर को इस सेना ने सिकंदर बाग पर चढ़ाई की। फिर से एक घमासान युद्ध हुआ और क्रांतिकारी सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। इतिहास लेखक मालेसन लिखता है, सिकंदर बाग में क्रांतिकारियों ने अपनी जानों पर खेलकर पूरी वीरता के साथ युद्ध किया। हमारी सेना रास्ता चीरती हुई अंदर घुस आई, तब भी संग्राम बंद नहीं हुआ। एक एक कमरे के लिए, एक एक सीढ़ी के लिए और मीनारों के एक एक कोने के लिए संग्राम होता रहा। अंत में जब हमारी सेना ने सिकंदर बाग पर कब्जा कर लिया तो 2000 से ऊपर क्रांतिकारियों की लाश के ढेर चारों ओर फैले हुए थे। लखनऊ में 23 नवंबर तक क्रांतिकारियों ने कंपनी की सेना का मुकाबला किया, लेकिन दिल्ली के पतन ने क्रांतिकारियों के हौसले कमजोर कर दिए थे। आखिर लखनऊ पर कंपनी का अधिकार हो गया। लखनऊ का सारा शहर उस समय खून के समुद्र में तैरता हुआ दिखाई देता था। बिहार के शाहबाद जिले की जगदीशपुर रियासत में विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। जब क्रांतिकारी सेना जगदीशपुर पहुंची तो वहां के राजा बाबू कुंवर सिंह ने अपने महल से निकलकर हथियार उठा लिए। उस समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के तहत जगदीशपुर रियासत पर कंपनी ने कब्जा कर लिया था। बाबू कुंवर सिंह ने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व स्वीकार किया तो लोगों का जोश दूना हो गया। बाबू कुंवर सिंह की सेना आरा पहुंची। उसने अंग्रेजों के खजाने पर कब्जा कर लिया। जेल खाने के कैदी रिहा कर दिए गए। सरकारी इमारतों को तोड़ दिया। आरा के किले को घेर लिया। किले के अंदर अंग्रेज और सिख सिपाही थे। बाबू साहेब, किले को घेरे हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजों ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। हम कब तक इंतजार करेंगे? चंद्रिका प्रसाद, फिक्र न करो। भूख प्यास से जब अंग्रेज मरने लगेंगे तो अपने आप समर्पण कर देंगे। लेकिन बाबू साहेब, हमारा एक गुप्तचर खबर लाया है कि दानापुर का कप्तान डनवर 300 गोरे सिपाही और 100 हिंदुस्तानी सिपाही लेकर आरा के लिए चल पड़ा है। ये हुई काम की बात। देखो, दानापुर से जब आरा आते हैं तो रास्ते में एक आम का बाग पड़ता है। हाँ, पड़ता तो है। बस हमारे आदमी वहीं मोड़ चलेंगे। बाबू साहेब, हम जगदीशपुर वापस तो आ गए, पर आपको क्या लगता है मेजर आयर हमें यहाँ चैन से बैठने देगा? चंद्रिका बाबू,
मेजर आयर कुंवर सिंह की तलवार की ताकत देख चुका है। उसे पता नहीं है कि 80 साल के इस बुढ़े में अब भी बहुत दम है। सो तो है बाबू साहब, आपको युद्ध भूमि में तलवार चलाते देखकर अच्छे अच्छे वीर पुरुष घबरा जाते हैं। बीवीगंज के मुहासरे में तो मेजर आयर करीब करीब हार मान ही चुका था, लेकिन हमारे ही भाइयों की गद्दारी के कारण हमें वहां मैदान छोड़ना पड़ा। चंद्रिका बाबू, इस क्रांति का सबसे दुखदाई पहलू यही है कि अभी भी हमारे बहुत से हिंदुस्तानी भाई अपने वतन, अपने भाइयों के साथ गद्दारी करके कंपनी की सेना का साथ दे रहे हैं। अगर उन्हें रोका न गया तो ये फिरंगी हमें गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। 18 मार्च 1858 बाबू कुंवर सिंह आसपास की क्रांतिकारी सेनाओं को लेकर आजमगढ़ के पास अतरौलिया में डेरा डाले हुए थे। मेजर मिलमैन को इसकी खबर मिली तो वो कुछ पैदल, कुछ सवार और 2 तोपें लेकर अतरौलिया आया। दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया। बाबू साहब, ये अंग्रेज ससुरे तो पीछे ही पड़ गए हैं। अब देखें, आपकी आजमगढ़ में मिलमैन हारा तो कर्नल डेम्स फौज लेकर आ गया। वो हारा तो लॉर्ड मार्कर अपनी फौज और तोपे लेकर आ गया। आखिर उसको भी आपने मार भगाया। चंद्रिका बाबू, ये जंग कुंवर सिंह और डेम्स या मार्कर की नहीं, ये जंग वतन की आजादी के लिए है। फिरंगी यहाँ हुकूमत करना चाहते हैं, वो हम जीते जी होने नहीं देंगे। लेकिन बाबू साहब, अब ये जो डगलस आया है उससे कैसे निपटना है? जैसे औरों से निपटते रहे हैं। चलो उठो। कुंवर सिंह गंगा पार कर जगदीशपुर जाना चाहते थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वो बलिया के पास से गंगा पार करेंगे। अंग्रेजी सेना वहां पहुंच गई, लेकिन कुंवर सिंह वहां से 7 मील नीचे शिवपुर घाट से रात में किश्तियों में बैठकर गंगा पार करने लगे। आइए बाबू साहब, आप भी किश्ती में बैठ जाइए। अंग्रेजों को खबर मिलते ही वो यहाँ पहुंच जाएंगे। चंद्रिका बाबू, जब तक मेरी सेना का एक एक आदमी गंगा पार नहीं कर लेता, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी किश्ती आखिरी किश्ती होगी। चलिए बाबू साहब, सब लोग चले गए। ये आखिरी किश्ती है, जल्दी कीजिए। अरे भाई मल्लाहो, जल्दी करो, लगता है कि गोरे सिपाही आ गए हैं। घबराओ नहीं चंद्रिका बाबू, हम गंगा पार करके ही दम लेंगे। अरे वो देखिए बाबू साहब, गोरे सिपाही किनारे पर आ गए हैं। बाबू साहब, आपके हाथ में तो गोली लग गई है। अब तो चंद्रिका, अब ये मेरा दाहिना हाथ समझो बेकार हो गया है। बाबू साहब, अगर ये इसी तरह रहा तो गोली का जहर फैल जाएगा। अभी तो गोली का जहर सिर्फ कलाई तक है। लेकिन बाबू साहब, आप ये दूसरे हाथ से तलवार क्यों निकाल रहे हैं? अरे बाबू साहब, ये क्या किया आपने? अपना दाहिना हाथ खुद काट कर गंगा में फेंक दिया। चंद्रिका, जो चीज बेकार हो जाए वो फेंक देते हैं ना। बाबू साहब, जगदीशपुर पहुंचकर कुंवर सिंह ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया, किंतु उनके हाथ का घाव अच्छा न हुआ था। उसी के कारण 26 अप्रैल 1858 को अपने महल के अंदर बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई।
हंसते हंसते मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे SM जहीर, बनवारी तनेजा, मनोज भटनागर, सुभाष गुप्ता, कीमती आनंद, आदिल राणा, AK शर्मा, सतीश पासी, TR मेहता, रईस मिर्ज़ा, शाहनवाज, अंजलि, वीणा मेहता और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 13वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।